स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके प्रत्यावर्ती धारा के 9th लेक्चर में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके जो लास्ट टाइम हम लोगों ने एलसी अनुनादी परिपथ पढ़ा था एलसीआर के लिए, वो अब आगे बढ़ा जाएगा और उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह पर भी आज बात होंगे और जानेंगे कि जो हम लोग अब तक एलसीआर सर्किट पढ़ते आए हैं उसका बेसिक सा डेली एग्जाम्पल कहाँ मिलता है। आइए थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि करंट और फ्रीक्वेंसी के कर्व को, और जो कि ये बताता है कि हमारे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है एलसीआर सर्किट के, उसके लिए जो हमारे करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। याद है आपको? ये भी हमने बताया था कि जैसे एक बार अगर स्वाभाविक आवृत्ति प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद आप इसके रेजिस्टेंस को बदलते रहिए, करंट वैरी करता रहेगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी फिक्स रहेगी, जो कि एक स्वाभाविक आवृत्ति होगी। एक बात यहां से तो क्लियर हो गई कि ये वाला रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3 और ये बच्चों आपको R4 को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर ये वाली वैल्यू जो है कम करंट को रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो इसका होगा, फिर उसके बाद इसका होगा, फिर उसके बाद इसका होगा, फिर उसके बाद R3 और फिर सबसे कम जो है वो R4 का होगा। यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई कि जितना ज्यादा अगर रेजिस्टेंस कम होने की बात होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होने से ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली शार्प हो जाएगी, एग्जैक्टली ऊपर जाके नुकीली हो जाएगी। नुकीली होने का मतलब कि उतनी ही ज्यादा तीक्ष्णता होगी अनुनाद की। तो ध्यान दीजिएगा कि अनुनाद की जो तीक्ष्णता होती है, अनुनाद की तीक्ष्णता प्रतिरोध कम होने पर अधिक होगी। ये बात बच्चों आपको याद रखनी होगी कि जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट, और ऐसे कैसे फ्रीक्वेंसी तो मिलेगी ही, और सारे कैसे फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम ही रहती है। तो ऐसे केस की बात अगर करी जाए तो उस अवस्था में आपका तीक्ष्णता अधिक हो जाएगा। फिर इसके बाद अब मैं एक छोटी सी बात और करूं तो इसके बारे में बात करेंगे, यूजेस, उपयोग कहाँ है आपके तीक्ष्णता या फिर एलसीआर सर्किट की। तो जितने भी रेडियो वाले डिवाइस है, जो भी ट्यूनिंग वाले डिवाइस होते हैं, जिसमें आप एक सर्किट को दूसरी सर्किट के साथ ट्यून करते हैं, घुमाते हैं, ट्यून करके पता करते हैं या फिर आने वाले सिग्नलों को सुनते हैं, उन सारे जगहों पे एलसी सर्किट का इस्तेमाल होता है, या फिर कह लीजिए एलसीआर सर्किट का इस्तेमाल होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास एक एंटीना है, ठीक? इस एंटीना में लगा होता है एक आपका इंडक्टर, ठीक, या ऑसिलेटर, और यहाँ पर एक और इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक, और ये आगे जा करके एक लगा हुआ है कैपेसिटर से, जो कि एरो लगा करके बनाया जा रहा है, ठीक, और आगे यहाँ पर इसको एनर्जी देने के लिए, फ्रीक्वेंसी देने के लिए यहाँ पे ये सोर्स है, स्रोत है बच्चों, ठीक है। ये है आपका एंटीना, ठीक। अब देखिए होता क्या है, ये है आपका L और ये है आपका वेरिएबल C, ठीक। यहाँ पे होता क्या है कि अब जैसे जैसे ये L की वैल्यू फिक्स होती है, जैसे जैसे आप आसमान में या फिर वायुमंडल में आने वाले तरंगों को कैप्चर करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी तरंगे हमें सारी सुनाई नहीं देती, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमारे ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती। हम सुनेंगे कैसे? उसके लिए यहाँ पर एक घुंडी लगी होती है, घुंडी को घुमाया जाता है। जैसे जैसे घुंडी को घुमाते हो कैपेसिटर को किया जाता है मेंटेन। जैसे जैसे कैपेसिटर को मेंटेन करेंगे वैसे वैसे आप L के साथ फ्रीक्वेंसी मैनेज करोगे, और जैसे जैसे L के साथ फ्रीक्वेंसी मैनेज होगी तो वैसे ही ये भी ऑसिलेट करने लगेगा और ये मीडियम में तरंगों को रिसीव करेगा। जैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी वायुमंडल में आने वाली फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, और मैच करने के बाद उसी को ये रीड करता है, और फिर उसी को हम आउटपुट सिस्टम से सुन सकते हैं या फिर अनुभव कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है आपके एलसी ऑसिलेटर का एग्जाम्पल। इसका इस्तेमाल बेसिकली हम लोग रेडियो में
रेडियो में, टीवी में तरंग सिग्नलों को, ये तरंग सिग्नल बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है, तरंग सिग्नलों को प्राप्त करने अथवा प्रेषित करने में किया जाता है। लीजिए, तो ये है आपके LCR सर्किट का बेसिक सा डेली एग्जाम्पल। ठीक, तो याद रखिए बिना LCR सर्किट के या फिर LC सर्किट के अपनी लाइफ कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आज के डेट में हमारे जितने भी कंपोनेंट हैं वो इसी तरह वाइब्रेशन पे ही काम करते हैं, ऑसिलेटर पे ही काम करते हैं। ठीक है, आगे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक एग्जाम्पल, और ये जो एग्जाम्पल है इसमें सारे प्रकार के मतलब सारे जो वांटेड क्वेश्चंस हैं वो सब इसमें मौजूद है। अब एक एक करके अगर मैंने इस क्वेश्चन को देख लिया तो इसका मतलब हमें सारे टॉपिक के बारे में ऑलमोस्ट जानकारी हो जाने वाली है। ठीक है, आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए बच्चों दिया क्या है, दिया है आपको V = 30 sin 10 ओमेगा t, मतलब 10t दिया है। और हमें क्या करना है, हमें करना है सबसे पहले स्रोत की आवृत्ति निकालनी है। तो इसके जनरल इक्वेशन से इसे कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, तो सामान्य समीकरण बच्चों क्या होता है, तो सामान्य समीकरण ये आपका V हो जाएगा V0 sin ओमेगा t। ये ओमेगा से कंपेयर हो गया, तो यहाँ से आपको सबसे पहले मिल जाएगा ओमेगा = 100, और यहाँ आप लिख सकते हैं 2πf = 100, और अगेन आप f = लिख पाओगे 100/2π, कैंसिल किया आपको मिला 50/π हर्ट्ज। ये हो गई आपकी पहले वाले क्वेश्चन का पहला आंसर। अब हमें प्रतिघात निकालना है बच्चों, प्रतिघात। अब प्रतिघात कौन सा निकालना है, प्रतिघात देखिए आपको दोनों का निकालना होगा, अलग अलग निकालना होगा। ठीक है, तो आइए प्रतिघात निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें कौन कौन से कैपेसिटर्स है, ये C है, यहाँ पे रेजिस्टर है, यहाँ पे L है। सबसे पहला काम होना चाहिए आपको प्रतिघात निकालने के लिए धारतीय प्रतिघात निकाल लेना चाहिए। धारतीय प्रतिघात Xc = होता है बच्चों ओमेगा 1/ओमेगा c, 1/ओमेगा c। ओमेगा की वैल्यू कितनी बच्चों, ओमेगा की वैल्यू है 100। ठीक, और C की वैल्यू बच्चों ध्यान से देखिएगा, C की वैल्यू है 100 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 100 माइक्रोफैराड -6, ये हो गया। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 1/10⁻², जिसको 100 ओम लिखा जा सकता है। लीजिए 100 ओम ये हो गया। अब सिमिलरली अगर मैं बात एक्सेल का मतलब आपको निकालना है प्रेरकीय प्रतिघात, और इसको लिखा जाएगा ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 100 है, और L की वैल्यू थोड़ा यहाँ से देख लीजिए, ये है 100 मिली हेनरी, मतलब 10⁻³ सॉल्व करिए, ये आपको मिल जाएगा 10 ओम। अगर मैं इसका पूरा प्रतिघात नेट प्रतिघात पूछूं, नेट प्रतिघात, तो नेट प्रतिघात हो जाएगा x। ठीक, वो हो जाएगा आपका क्या, वो होगा Xc, जो कि आप देख ही पा रहे हो ज्यादा, माइनस XL। तो ये आपको मिलेगा 100 - 10, जो कि आपको 90 ओम का प्रतिघात मिलने वाला है इस सर्किट में। हम रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे, हम प्रतिघात के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें धारतीय और प्रेरकीय दोनों आता है। ओके, हम आगे देखेंगे और देखेंगे कि प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे, देखते हैं। थर्ड, प्रतिबाधा मतलब Z निकालना है, तो आपका फॉर्मूला होता है LCR का Xc - XL का स्क्वायर प्लस R²। सिमिलरली अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, Xc की वैल्यू 100 यहाँ पे, और ये कितना आया था 10, सब्सट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला 90 मिला स्क्वायर, प्लस R की वैल्यू कितनी है 120 का स्क्वायर। ठीक, इसको आप करिएगा सॉल्व, इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे 81 100 प्लस, और ये हो गया आपका 144
00। सॉल्व कर लीजिए इसको ऐड करके, तो ये आ जाएगा आपका 150 ओम। ये है आपकी सर्किट की प्रतिबाधा। ठीक, ये भी हो गया। अब सर्किट में करंट चेक करना है। करंट कैसे चेक करते हो? करंट चेक करने के लिए आपको पहले Vrms निकालना होगा। Vrms निकलता है V0 बाई √2 से। क्लियर? V0 की वैल्यू कितनी बच्चों? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 30, तो 30 बाई √2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल हो जाएगा। Vrms की वैल्यू निकल गई। अब Irms निकालना है, क्योंकि यही सर्किट का करंट होगा, तो इसे आप लिखेंगे Vrms बाई Z। तो Z की वैल्यू कितनी है आपको पता ही है, ये है 30 बाई √2 Vrms, और यहाँ Z की वैल्यू है 150। कैंसिल कर लीजिए बच्चों, ये कितना आ जाएगा? कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये Irms इज इक्वल टू √2, नीचे ही आने वाला है, तो हो जाएगा 1/5 √2 एम्पियर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपका करंट आ गया। लीजिए, मतलब हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम पता करेंगे कि प्रत्येक अवयव के मध्य विभवांतर कितना है। मतलब ये 5वां क्वेश्चन होने वाला है आपका इसका। प्रत्येक अवयव के बीच में, मतलब पहले तो आप VR निकालेंगे बच्चों, और ये होगा I × R। ये I कोई और नहीं बच्चों, ये Irms होता है, और ये R। तो Irms की वैल्यू कितनी है? 1/5 √2 है। ठीक, ये 1/√2 तो नीचे ही था, और इनटू रेजिस्टेंस कितना है इसकी? ये वैल्यू है 120। तो कैंसिल कर लीजिए, ये आपको कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा आपका 2 और 4 14/√2। कैंसिल करके आप छोटा कर सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 7√2 एम्पियर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आ गया। इसी तरीके से आपको 7√2 वोल्ट के बाद हम निकाल सकते हैं C के बीच में। तो C के लिए आपको क्या करना है? फिर से वही Irms × Xc। Irms की वैल्यू कितनी है? 1/5 √2। ठीक, और Xc की वैल्यू कितनी है? Xc की जो वैल्यू है वो है आपकी, यहाँ से देख लीजिए कितना आया था Xc की वैल्यू। Xc की वैल्यू आई थी आपकी 100। कैंसिल कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 50 बाई √2 वोल्ट। क्लियर? इस तरीके से VL निकालना होगा। VL की वैल्यू निकाल लीजिएगा। VL की वैल्यू कितनी आएगी? Irms × XL। ये कितना है? ये है आपका 1/5 √2, और XL की वैल्यू कितनी है? 10 की। कैंसिल किया, 2/√2। ठीक, ये सारे वोल्ट में आ जाएंगे आपके। तो इस तरीके से हमने पांचों निकाल लिए। अब हम बात करेंगे कलांतर। 6 पार्ट है आपका कलांतर। कलांतर बच्चों कैसे निकालते हो, थोड़ा सा आइडिया लो। याद है, अगर मैं बात करूं कि Xc की वैल्यू अधिक है, तो ये आपका रिजल्टेंट होता था, और ये होता था Xc माइनस XL होता था, जो कि VL माइनस VC भी होगा। यहाँ पे ये फाई होता था, और ये होता था आपका VR, और ये रिजल्टेंट है। अगर मैं निकालना चाहता हूं कि ये फाई की वैल्यू कैसे निकालें, तो कलांतर निकालने के लिए आप लगा सकते हो tan फाई, जो कि निकाला जाता है कैसे? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? ये परपेंडिकुलर इसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपका कितना होगा? 90, जो कि प्रतिघात होता है। याद होगा, नहीं याद होगा तो थोड़ा सा देख ही लीजिए। Xc डिफरेंस ऑफ XL अपॉन R होता था। ये है आपका 90, ये है आपका 120। कैंसिल किया, ये आ जाएगा 3/4। ध्यान दीजिएगा, ये आ गया 3/4 फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू 3/4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर और बेस को। तो हाइपोटेनस आप निकाल ही लोगे, ये आपका होगा 5। ये है अगर आपका 3, और ये है अगर आपका 4, तो ये 5 होता है। ये ट्रायंगल मेथड में आप जानते हैं। थोड़ा सा और चलते हैं और 7th निकालने की कोशिश करते हैं। 7th में पूछा है औसत वैद्युत शक्ति क्षय। आपको पता है कि औसत शक्ति क्षय जो है वो बार P से दिखाया जाता है, और ये निकलता है Vrms × Irms। ठीक, और साथ में cos फाई से। और आपको नहीं पता है अगर, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, Vrms × Irms × cos फाई। Vrms की जो वैल्यू है बच्चों, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो वो हम लोग निकाल चुके हैं। Vrms की वैल्यू जो हम लोग निकाले थे वो कितना आया था? वो आया था 30/√2, और Irms की वैल्यू आई थी 1/5 √2, और cos फाई की वैल्यू बच्चों यहाँ से निकाल लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 4/5।
ये हो जाएगा आपका कितना, ये कैंसिल होगा 6 बार में, ये 2 इससे कैंसिल होगा 3 इंटू 4/5, 3 4 जा 12/5, ये हो गया बार पी किसमें, वाट में। ये फॉर्मूले के बारे में हम लोग अभी जानेंगे बच्चों, डोंट वरी अबाउट इट, इसके परेशान नहीं होंगे। Vrms इंटू Irms, इसको cos फाई जो है बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग, बता दूं मैं, इसको कहते हैं शक्ति गुणांक कहते हैं इसको, ठीक है, शक्ति गुणांक, इसके बारे में और जानेंगे अभी, डोंट वरी। इसके बाद एक पार्ट और बचा है जो कि 8 है, अनुनादी आवृत्ति। आवृत्ति क्या होगी, अनुनादी आवृत्ति f इज इक्वल टू होता है 1/2 में LC। ये सारी वैल्यूज में L और C की वैल्यू आपको पता है, ये दोनों दी हुई है, रख करके इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, ये होमवर्क आपका होगा। फिर उसके बाद हम लोग 9 के बारे में बात करें तो अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा क्या होगी, तो याद होगा आपको Z इज इक्वल टू होता था उस समय, ये वाली वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी अनुनाद की अवस्था में, प्लस बचता है R², तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा R, और जो कि कितना है 120 ओम। इस तरीके से अगर धारा पूछी जाए तो धारा Irms इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, Vrms अपॉन Z, ये Z सबसे कम होता था, याद होगा आपको, तो ये 120, ये आपका कितना है 30/√2, और ये नीचे है आपका 120, कैंसिल करना हो कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा √2/4, या फिर आप इसको कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 1/2√2 क्या एम्पियर बच्चों, ठीक। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो यहां से आपने निकाल लिया Irms, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ गए हो, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये है आपका यहाँ पर इससे सबसे सही एग्जाम्पल। आगे बात करेंगे हम लोग अगले क्लास के लिए, तब तक अपना ख्याल रखिए।